तो रेणु की यह कहानी रसप्रिया, उनकी कहानी अगर तीसरी कसम को छोड़ दें तो उसके बाद दो तीन जो कहानियां हैं जहां प्रेम किसी न किसी रूप में उपलब्ध है, उसमें एक रसप्रिया है, ठेस है, जिसमें सिरचन है जिसको बहुत, और फिर पंचलैट है एक कहानी। तो इस तरह की दो तीन ये कहानियां अद्भुत हैं और इसमें प्रेम का बहुत ही कोमल धागा है, बहुत कोमल तंतु है, कहीं कुछ प्रेम शब्द नहीं आता। नैना जोगिन भी है, नैना जोगिन भी है, हम लोग एक बार बात किए थे, याद होगा फोन से। हाँ, नैना जोगिन भी है वो, अब बल्कि वो इनमें सबसे मारक कहानी है, सबसे ज्यादा। तो प्रेम को अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं रेणु, और अपनी भाषा और अपने कहन की जो उनकी अपनी शैली है उसमें करते हैं। इस कहानी को फिर से पढ़ते हुए मैंने ये सोचा कि एक जगह रेणु रसप्रिया लिखते हैं, शीर्षक रसप्रिया देते हैं, ये है क्या? थोड़ा कंफ्यूजन भी कहानी में वो पैदा करते हैं, हम जानबूझ के पैदा करते हैं या कैसे? रसप्रिया वाद्य है, रसप्रिया गायन की शैली है क्या रसप्रिया? रसप्रिया बजाते हुए उंगली टेढ़ी हो गई, ये भी लिखते हैं। रसप्रिया के पद गा रहे, तो विद्यापति की जो पदावली है उसके जो बहुत ही कोमल पदावली है, उसको कुछ खास पदावलियों को एक खास ढंग से गाया जाता था। जो पता चला मुझे, मैंने बाद में पता किया, रेणु के बेटे से भी बात हुई, तो एक वाद्य यंत्र मैंने देखा था जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये वाद्य यंत्र ही है, वो सारंगी का एक बहुत ही आदिम रूप रहा होगा। हारमोनियम को हमारे यहाँ देशी भाषा में हारमोनिया कहते हैं, तो पप्पू ने बताया कि उसको रसमुनिया कहते थे। रेणु ने रसमुनिया क्यों नहीं लिखा? मैं अभी भी परेशान हूँ ये सोच कर कि रसमुनिया क्यों नहीं लिखा। रसप्रिया से ज्यादा रस से भरा हुआ है ये रसमुनिया। बहरहाल कथाकार की अपनी ये होती है और उनका अपना। और असल इस कहानी में है क्या? लोक जीवन में एक लोच होती है, उसकी अपनी एक स्वच्छंदता भी होती है लोक जीवन की। यह लोच और यह स्वच्छंदता यही रस की निर्मित करती है, इसी से रस बनता है। उसकी मात्रा आप कितना कहानी में है। स्वच्छंदता जो है, स्वच्छंदता के कई अर्थ होते हैं, उसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव अर्थ में अगर लें, सकारात्मक ढंग से लें तो। और ये जो यथार्थ बदलता है जो कहानी में या हमारे जीवन में जो भी बदलता है, जो भी परिवर्तन होता है, उससे जो तनाव पैदा होता है, उससे नाटकीयता बनती है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग अपनी कहानियों में किसी ने किया है तो वो रेणु है। नाटकीयता का अद्भुत उपयोग वो करते हैं हर जगह, हर जगह। अब देखिए कि ये मृदंगिया जो है, पचकौड़ी मृदंगिया, उसकी उंगली टेढ़ी हो गई है। रसप्रिया बजाते समय उंगली टेढ़ी हो गई है, किसी का शाप लगा, किसी को कुछ कहा। अब वह रमप्रीतिया जो है, उसका कहीं कहानी में इनसे पचकौड़ी मृदंगिया से आमना सामना नहीं होता है। वो आती भी है अपने बेटे की आवाज सुन करके, तो अलग अलग है मामला। बीच में नंदू बाबू भी हैं। आप अगर कहानी आपको याद हो तो जिनके घर वो काम करती है, एक संदेह का बीज भी है कि नंदू बाबू से उसका कहीं कुछ रिश्ता तो नहीं है। और उस बच्चे को लेकर के वो जो कुछ प्रकट करता है, जो भी भावनाएं उसकी प्रकट होती है, वो सिर्फ बच्चे को लेकर के नहीं है। बच्चा तो हाँ एक तरह से आप समझिए तो बच्चा ढाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चा एक बहाना है, उसके माध्यम है। उसके भीतर जो भी उपजता है प्रेम को लेकर, छूट गए जीवन को लेकर के, और जो छूट जाता है उस पीड़ा को अभिव्यक्त करना प्रेम की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब कि जो छूट गया,
जो है उसमें कुछ उलटफेर है, अच्छा है, बुरा है, आप उसको सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, उसमें कुछ, लेकिन जो छूट गया आपसे, जो नहीं है आपके पास, जिसके लिए आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपने सारे सुखों को त्याग दिया, वो छूट गया, आप उसके बिना हैं। उसके बिना जो हाहाकार होता है मनुष्य के भीतर, पचकौड़ी के भीतर वो हाहाकार है, वो बार बार पैदा होता है, बार बार टूटता है, बार बार मरता है। वो उस लड़का जो है मोहना, उसको उसका चेहरा देख के वो पता लगा लेता है कि इसकी तिल्ली बढ़ गई है, इसको गर्म पानी पीना चाहिए। देखिए यह क्या है, उसके हाथ के भीतर उतरना, या अपने छूट गए प्रेम को वो किसी तरह, कई बार जो आंख वाला व्यक्ति होता है वो अगर अंधा हो जाए, अगर जन्म से अंधा है तो ठीक है, आंख वाला व्यक्ति अगर अंधा हो जाए तो वो घुटने से भी देखने की कोशिश करता है, उसको लगता है काश घुटना से देख ले, केवनी से देख ले, हाथ से देख ले, नाक से देख ले, वो अपने हर अंग में आंख की संभावना को तलाशता है। तो पचकौड़ी मृदंगिया अपने उस मोहना की हर हरकत में, उसके स्वर में, जब वो गाता है नौ नौ, क्या बहुत अच्छी पदावली को वहां कोट करते हैं वो। अच्छा, वो ये भी कहता है कि ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है, ब्राह्मणों के घर परिवार में जो एक सौंदर्य था, और फिर उसने, देखिए सामाजिक, कैसे सामाजिकता को लेकर के कैसे चलते हैं, समाज के जो तनाव है, जाति के जो तनाव है, और जाति ने जिस तरह से जीवन को नष्ट कर रखा है, जाति की भावना ने ग्रामीण समाज को। प्रेम कहानी लिखते हुए उसको रेणु भूलते नहीं है, न आज के लेखकों की तरह जो जाति को कहानी का मूल यथार्थ बना रहे हैं, वो उतना आक्रामक भी नहीं है, उस तरह से नकलीपन भी नहीं है, वो सहज और सरल भाव से आता है। जाति भी सरल और सहज भाव से आ रही है कि मधुकांत ठाकुर की बेटी इतनी सुंदर थी, एक बार उसको बेटा गलती से बे निकल गया था तो बहुत पिटाई हुई थी मेरी। देखिए, तो ये जो सामाजिक तनाव है और इनकी जो नाटकीयता है, उस नाटकीयता का भी रेणु प्रेम को सिरजते हुए, प्रेम को रचते हुए उसका बहुत बखूबी उपयोग करते हैं। तो एक कहानीकार जीवन में जब किसी भी जीवन को जब वो रच रहा होता है, उस जीवन का जब वो अपनी रचना में पुनराविष्कार कर रहा होता है, तो वो सारे पक्षों को जो भी उसके लिए उसमें आ रहे हो, अपनी पूरी सत्ता के साथ उपस्थित होना चाहते हो, उसको इग्नोर नहीं कर पाता। रमप्रीतिया से पचकौड़ी मृदंगिया का प्रेम, बीच में उसका बच्चा मोहना, ये सब है, लेकिन जो सामाजिक यथार्थ और उसका तनाव है, जिसने पचकौड़ी मृदंगिया के प्रेम की हत्या कर दी, जिसके चलते उसका प्रेम छूट गया, रमप्रीतिया उसकी नहीं हो सकी, उसको नहीं भूलते हैं रेणु। वह एक जख्म की तरह बार बार हर दो चार पंक्ति के बाद कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं रेणु कि वो टीस उभर आती कि क्यों इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये है प्रेम का एक अद्भुत है। कहीं प्रेम का जिक्र नहीं, कहीं उस स्त्री को लेकर कहीं कोई उस तरह का स्टेटमेंट भी नहीं है। उसके सौंदर्य को लेकर एक आध पंक्ति है, कहीं कहते हैं, फिर उस पर संदेह भी वो करता है, अपने उस संदेह को लेकर के भी वो परेशान है, अपने संदेह को लेकर के भी वो भारी परेशान है, क्योंकि संदेह तो कर दिया उसने नंदू बाबू के से उसके रिश्ते को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर यह चीज खोलते रहती है, उसके भीतर उसको मत्ते रहती है कि उसको ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। ये सब कुछ कहीं विस्तार से नहीं है, एक पंक्ति में है, एक शब्द में है। तो ये मुझको लगता है कि कहानी कला का श्रेष्ठतम उदाहरण अगर कुछ है तो रेणु को इसके लिए पढ़ा जाना चाहिए। और इसी को नहीं, रसप्रिया को ही नहीं, पिछले कथा समख्या में हमने तीसरी कसम पर बात की थी, इसी छूट गए पर बात की थी कि कैसे छूट गए हीरामन और चली जाती है वो हाँ हीराबाई कैसे चली जाती है। उसी तरह आप देखिए कि
प्रेम में पाने को लेकर के या प्रेम मिल जाने को लेकर के इससे जीवन कैसे बदलता है, इसको अगर पढ़ना है तो फिर वो पेट्रोमैक्स वाली जो कहानी है पंचलाइट आप पढ़िए। तो प्रेम के विविध जो आयाम हैं, जो शेड्स हैं, उनका जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन पर और हमारे सामाजिक जीवन पर जो उसका इम्पैक्ट है, उसको भी रेणु में अच्छे ढंग। मैं अपनी बात अब ज़्यादा आगे बढ़ाऊंगा तो रिपीट ही करूंगा, इसलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति अंत में ये कहना चाहूंगा। प्रेम जीवन के जो दैनंदिन जीवन की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रेम जीवन में जो भी जटिलताएं हैं उसको किनारे करके आप प्रेम को नहीं रच सकते हैं। प्रेम को उसी के बीच से जब आप उपजाते हैं एक लेखक के रूप में, तो वह प्रेम दीर्घकालीन होता है, कथा दीर्घ यात्रा पर निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।